सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे इन्वायरमेंट सेटअप के बारे में, Node.js कैसे इंस्टॉल करते हैं, npm क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्ट में कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टेट का क्या यूज़ होता है, प्रॉप्स क्या होता है, कंपोनेंट किस तरह से बनाए जाते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिएक्ट में काम करने के लिए हमें कौन से स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें HTML आना चाहिए, उसके बाद CSS आना चाहिए और जावास्क्रिप्ट भी एडवांस लेवल का आना चाहिए। वैसे बेसिक जावास्क्रिप्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छा रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट भी एडवांस लेवल का आना चाहिए, क्योंकि React.js जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, तो इसकी सारी कोडिंग जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट एडवांस लेवल का आना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं। React.js में काम करने के लिए स्किल के साथ साथ हमें लोकल इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपने लोकल मशीन पे इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। इसके लिए हमें अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा Node.js, npm, साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कोड एडिटर की। उसके लिए यूज़ कर सकते हैं Sublime या VS Code। यहाँ पे मैं VS Code यूज़ करूँगा। सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं Node.js। इसके लिए हमें Node.js डाउनलोड करना होगा, तो गूगल में लिखेंगे Node.js डाउनलोड और यहाँ पे फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास है प्री बिल्ड इंस्टॉलर, इस पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ से हम Node.js का वर्जन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे Node.js के वर्जन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंट है, LTS है। सो करेंट क्या होता है, जो अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, वो करेंट में होता है। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, तो हमें LTS ही डाउनलोड करना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे जो प्री सेलेक्ट है वो LTS है, तो हम इसी के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम 32 या 64 बिट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अब डाउनलोड Node.js पे क्लिक करके इसे अपने लोकल पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो चुका है। नॉर्मली जैसे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है, एक्सेप्ट, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, ठीक है। इसके बाद इंस्टॉल कर देना है। मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल्ड है। अब ये कैसे चेक करेंगे कि Node.js इंस्टॉल हुआ या नहीं, या फिर अगर पहले से इंस्टॉल्ड है तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। इसके लिए हम Windows+R को प्रेस करके रन को खोलेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे cmd और यहाँ पे हम टाइप करेंगे node-p। तो ये रहा नोड का वर्जन। तो Node.js इंस्टॉल हो चुका है। अब आते हैं npm पे। तो npm भी हमारा Node.js के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। npm होता है नोड पैकेज मैनेजर। तो यहाँ पे npm का भी वर्जन चेक कर लेते हैं, npm-v। तो यहाँ पे हमारा npm का वर्जन भी आ चुका है। अब अगला स्टेप है कोड एडिटर का। तो यहाँ पे कोई भी एडिटर यूज़ किया जा सकता है। मैं VS Code यूज़ करने वाला हूँ, जो भी अच्छा लगे Sublime या VS Code डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हमारे सिस्टम पे इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है। अब हमारा सिस्टम पूरी तरह से रेडी है React.js पे काम करने के लिए। तो आइए अब क्रिएट करते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट। इसके लिए सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें खोलना होगा कमांड प्रॉम्प्ट। इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे cmd और इस तरह से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे npx create react app और यहाँ पे हम ऐप का नाम दे देंगे my app, ठीक है। और इंटर प्रेस कर दिया है और इस तरह से इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेट करते हैं। ओके, सो हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देखते हैं फोल्डर। यहाँ पे हमारे पास है माई ऐप, जो हमने अपने एप्लीकेशन का नाम रखा था, और यहाँ पे हमारे पास है नोड मॉड्यूल। इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। तो इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज हैं जो भी रिएक्ट में यूज़ होने वाले हैं। यह है हमारा पब्लिक फोल्डर। इसके अंदर एक HTML फाइल होता है और फेविकॉन वगैरह होते हैं। इसके अलावा मेन जो हमारा कोड होता है वो होता है SRC के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमारे एप्लीकेशन के जो भी कोड होंगे और जो भी हम कोडिंग करेंगे वो SRC फोल्डर के अंदर ही करेंगे। ये हमारा git ignore है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। अभी हम मेन फोकस करते हैं रिएक्ट पे। ये हमारा पैकेज.json है, इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज लिखी होती हैं। ये हमारा पैकेज lock.json है, इसके अंदर डिपेंडेंसीज की वर्जन्स होती हैं। तो अभी हम ज़्यादा डीपली इनके बारे में नहीं समझते हैं। अभी हम पहले अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से इंस्टॉल हो गया है। तो अब हमें प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इस फोल्डर में आते हैं, cd my app, ठीक है। अब इस फोल्डर में आ चुके हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे npm start। React.js का सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट 3000 पोर्ट पे रन करता है। यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली दूसरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, इसीलिए ये पूछ रहा है कि क्या मैं अनदर पोर्ट यूज़ कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं यस कर दूँ तो वो 3001 पोर्ट पे स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे मैंने यस कर दिया है, 3001 पोर्ट पे स्टार्ट हो चुका है और ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र पे खुल गया है। लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैंने दूसरे सर्वर को स्टॉप कर लिया है और इसे फिर से npm स्टार्ट करते हैं। अब इस बार हमारा पोर्ट 3000 पे ही चलेगा।
ओके, सो सक्सेसफुली हमने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लिया है। ये हमारा रिएक्ट जेएस का डिफ़ॉल्ट पेज व्यू है। हमने सक्सेसफुली रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और इसे स्टार्ट कर लिया है। अब आइए देखते हैं आगे रिएक्ट में कैसे काम करेंगे। तो अब हम इसके कोड पे चलते हैं और रिएक्ट जेएस पे काम करना सीखते हैं। यहाँ पे हम cmd टाइप करते हैं, एक और दूसरा प्रॉम्प्ट विंडो खोलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कोड स्पेस डॉट और इससे हमारा VS कोड खुल जाएगा। और यहाँ VS कोड में हमारा प्रोजेक्ट खुल चुका है। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर्स और फाइल्स हैं। इस आरसी को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं index.js पे। इंडेक्स हमारा एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। ये ऐप जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये वो फाइल है जहाँ से हमें ये व्यू दिख रहा है, ये लोगो और ये टेक्स्ट। यहाँ से हम हटा देते हैं और ये हमारा ब्लैंक हो चुका है। तो यहाँ से सारी चीज़ें हटा देते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा CSS है जो यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। अब हमारे पास ब्लैंक पेज है। अब हम यहाँ पे खुद से कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली हम जैसे HTML यूज़ करते हैं, यहाँ पे H1 लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड। तो इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, इसे सेंटर में लाते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्लास है ऐप, इसी को यूज़ करते हैं। मैक्स विड्थ 800 पिक्सल, मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। ये हमारा सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे हम p टैग ले लेते हैं, कंटेंट हेयर, ये हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। तो इस तरह से इस JS फाइल के अंदर हम HTML कोड कर सकते हैं। ये ऐप नाम का हमारा फंक्शन है जो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है और इसे इंपोर्ट करके यहाँ पे index.js में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हम अपने एप्लीकेशन का पेज तैयार कर सकते हैं। हमें जो जो रिक्वायरमेंट होगा हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्ट का असली मैजिक जो है स्टेट और प्रॉप्स। तो आइए समझते हैं सबसे पहले स्टेट को, कि स्टेट किस तरह से वर्क करता है इन रिएक्ट। सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। इस p टैग को हटाते हैं, इस हेडिंग को भी चेंज कर देते हैं, वेलकम टू माय फर्स्ट। अब यहाँ पे लेते हैं एक div और उसमें क्लास नेम दे देते हैं इनपुट। तो हमारा जो नॉर्मल HTML होता है उसमें हम क्लास लिखते हैं, ठीक है। क्लास हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर हम क्लास का नेम डिफाइन करते हैं। लेकिन रिएक्ट में जो क्लास कीवर्ड है वो रिजर्व है, ठीक है। ये कहीं और यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है क्लास नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया इनपुट और इसके अंदर एक लेते हैं इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट क्लोजिंग टैग। थोड़ा इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल, 6 पिक्सल। अब इनपुट में भी एक क्लास ऐड कर देते हैं, क्लास नेम, बॉर्डर 1px सॉलिड, बैकग्राउंड वाइट, इसकी पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल और इसका बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। कुछ इस तरह से हमारे पास इनपुट फील्ड आ गया है। अब देखते हैं इनपुट में किस तरह से रिएक्ट की वैल्यू को गेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक स्टेट वैल्यू, सेट वैल्यू, यूज स्टेट, और यहाँ पे हमारा होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। इसे हम कर देते हैं ब्लैंक। ये जो हमारा स्टेट है इसकी फर्स्ट वैल्यू होती है वेरिएबल, जिसके अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, और ये होता है उसका फंक्शन। इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है इसे सेट से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये हमारा वैल्यू है और ये फंक्शन वैल्यू को सेट करेगा, उसे अपडेट करेगा। सो यहाँ पे हमारा इनिशियल जो वैल्यू है इसका, उसे हमने ब्लैंक रखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, लाइक लिख देते हैं रिएक्ट। अब हमारे पास ये स्टेट है एज ए वेरिएबल, तो इसे हम कहीं भी पेज में प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस और स्टेट का नेम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिएक्ट स्टेट वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। यहाँ थोड़ा स्पेसिंग के लिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं p टैग और उसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। अब सही है। अब हमें देखना है कि इस वैल्यू को अपडेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है सेट वैल्यू, इसे हम यूज़ करेंगे और इसे यूज़ करके हम इसके वैल्यू को चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट फील्ड का। तो जो हमारे पास ये इनपुट फील्ड है
इसमें हम जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन चेंज और यहाँ पे एक बनाएंगे हैंडलर, हैंडल इनपुट चेंज, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्स्ट एरो फंक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑन चेंज फंक्शन काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम कंसोल करा कर देखते हैं, इनपुट ऑन चेंज, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कंसोल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसमें टाइप करते हैं रिएक्ट। जितनी बार हमने टाइप किया उतनी बार यहाँ पे हमारा ऑन चेंज फंक्शन रेंडर हुआ 10 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितनी बार लिखेंगे उतनी बार ये फंक्शन रेंडर होगा। यहाँ पे हमारा ऑन चेंज फंक्शन सही से काम कर रहा है। अब हमें इनपुट के वैल्यू को गेट करना है। इसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे एरो फंक्शन, यहाँ पे पास करेंगे इवेंट हैंडलर इवेंट और यहाँ पे हम इसी इवेंट को गेट करेंगे। अब हम यहाँ पे इसे प्रिंट कराएंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब देखते हैं यहाँ पे इनपुट की वैल्यू हमें मिलती है कि नहीं, रिएक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू प्रॉपर मिल रही है। यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब इस वैल्यू को अपडेट करना है, उसके लिए हमें यूज़ करना है सेट वैल्यू और ये कंसोल को हम करते हैं कमेंट और सेट वैल्यू में हम डालते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। अब कंसोल हटाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू का इनिशियल वैल्यू है वो है रिएक्ट, ठीक है। अब इनपुट पे हम जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पे इस वैल्यू को अपडेट कर देगा सेट वैल्यू के थ्रू और फिर हमें यहाँ स्क्रीन पे वो लेटेस्ट वैल्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं HTML। ये देख रहे हैं किस तरह से लाइव चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे हम जो भी लिख रहे हैं एट ए टाइम वहाँ पे चेंज हो रहा है। CSS, JS, Next.js जो भी लिखेंगे हमें वहाँ पे लाइव अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है स्टेट का पार्ट। आई होप कि यहाँ तक स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉप्स कैसे यूज़ करेंगे और प्रॉप्स यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं। आइए अब हम देखते हैं रिएक्ट में कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, साथ ही प्रॉप्स कैसे वर्क करता है। इसके लिए src फोल्डर के अंदर कहीं भी हम फाइल बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बना लें, कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं चाइल्ड component डॉट JS। इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन चाइल्ड कंपोनेंट रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। इस कंपोनेंट का नेम चाहे हम जो भी रखें। अब इसे हम अपने एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए हमें इस फंक्शन को करना होगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट चाइल्ड कंपोनेंट। इसे सेव कर देते हैं। अब इस कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है। अब पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। आते हैं app.js में और यहाँ पे इसे करते हैं इंपोर्ट फ्रॉम। यहाँ पे उसका पाथ देना होगा कि हम इसे कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ./components फोल्डर चाइल्ड कंपोनेंट। ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें इसे यूज़ करने के लिए एज ए टैग, जैसे हम HTML का टैग यूज़ करते हैं उसी तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक टिप से इसको रैप कर लेते हैं और यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब इसे सेव करते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है चाइल्ड कंपोनेंट। तो जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे कुछ और भी हम लिख सकते हैं, वेलकम टू चाइल्ड कंपोनेंट। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हम कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसके लिए एक हम CSS फाइल बना लेते हैं style.css। स्टाइल को सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं ./style.css। इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड हेडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल एंड मार्जिन
20 पिक्सल 0, बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा कार्ड शो हो रहा है। इसके अंदर टेक्स्ट लेते हैं, S3 के अंदर नेम रिएक्ट, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। पेज पे इसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इस रिएक्ट को जो अभी यहाँ पे टेक्स्ट स्टैटिक लिखा हुआ है, इसे हम डायनेमिक करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस इनपुट फील्ड में जैसे ही हम कुछ भी टाइप करें, अभी हम टाइप करते हैं HTML, यहाँ पे हमें दिख रहा है वही चीज़ यहाँ भी हमें दिखना चाहिए। ये पूरा सेक्शन तो सेम पेज पे है, लेकिन ये चाइल्ड कंपोनेंट है। तो हम ये देखेंगे कि चाइल्ड कंपोनेंट में हम किसी भी डेटा को कैसे भेज सकते हैं। थोड़ा कोड को समझते हैं। ये हमारे पास है इनपुट, और इसके ऑन चेंज पे जो वैल्यू हमारा चेंज हो रहा है उसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब इसी वैल्यू को हमें चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास करना है और यहाँ पे उस वैल्यू को गेट करना है। तो इसे हम प्रॉप्स की मदद से कर सकते हैं। जैसे HTML में हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसी तरह से रिएक्ट में कंपोनेंट में हमारे पास होते हैं प्रॉप्स, और प्रॉप्स के थ्रू हम डेटा को पास कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम एक दे देते हैं प्रॉप्स का नाम देते हैं वैल्यू, और यहाँ पे अभी टाइप कर देते हैं HTML। ठीक है। अब इस वैल्यू को हम चाइल्ड कंपोनेंट में कैसे गेट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस एज ए ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम प्रॉप्स का नेम पेस्ट करेंगे और फिर इसे हम एज ए वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अभी हमारे पास पहले से जो वैल्यू था वो था रिएक्ट, जो हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू था। अब हमने यहाँ पे प्रॉप्स में HTML पास किया हुआ है, तो हम इसे करते हैं सेव, और ये हमारे पास आ चुका है HTML। अब हमें कुछ नहीं करना, ये हमारे पास HTML आ चुका है, मतलब यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट चेंज करेंगे तो वहाँ पे हमें दिखेगा, जैसे CSS, और हम सेव करते हैं और ये CSS हमारे पास आ गया। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा कि अब हम इसे कैसे करेंगे। सिंपली हम इस वैल्यू को यहाँ पे पास कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया रिएक्ट हमारा इनिशियल वैल्यू है। सपोज इसे हम ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, ये ब्लैंक हो गया। जो भी हम स्टेट में चेंज करेंगे वो हमारे पेज में तो चेंज होगा ही होगा। अगर हमने उसे एज ए प्रॉप्स चाइल्ड कंपोनेंट में पास किया हुआ है तो वहाँ भी चेंज होगा, हर जगह चेंज हो जाएगा। HTML, ठीक है, HTML। अब हम यहाँ पे इनपुट में करते हैं टेक्स्ट चेंज, यहाँ पे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट, और इस तरह से हमारे पास लाइव अपडेट देखने को मिल रहा है। हम जो भी इनपुट में टाइप करेंगे हमारे पेज पे तो दिखेगा ही दिखेगा, हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में भी वो दिखेगा। तो ये है हमारा प्रॉप्स। इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि प्रॉप्स और कंपोनेंट का रिएक्ट में क्या यूज़ है और इसका बेनिफिट क्या है। इसके लिए एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर card.js फंक्शन कार्ड रिटर्न, क्लास नेम दे देते हैं कार्ड, यहाँ पे लेते हैं h2 नेम रिएक्ट, और यहाँ पे लेते हैं p टैग कंटेंट हेयर। इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसके लिए अलग से CSS नहीं बनाते, हमारे पास एक style.css है, और यहाँ पे कार्ड नाम का क्लास ऑलरेडी है हमारे पास। इस स्टाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं, import.style.css। इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना होगा कहीं भी यूज़ करने के लिए, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ड। अभी इसे यूज़ कर लेते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट को बंद कर देते हैं। हमारे पास अब कोई कंपोनेंट नहीं है। एक हेडिंग ले लेते हैं यहाँ पे कार्ड, ठीक है, हेडिंग आ चुका है। पहले हम कार्ड कंपोनेंट को यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इसे करते हैं कमेंट इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम कंपोनेंट्स कार्ड। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं कार्ड। अब हमारे पास यहाँ पे नेम रिएक्ट और कुछ कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। तो हम देखते हैं कि कंपोनेंट बनाने का बेनिफिट क्या है इन रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट मेनली कंपोनेंट पे ही वर्क करता है। तो कंपोनेंट का क्या बेनिफिट है उसे अभी हम समझते हैं। इसे हम एक डिव के अंदर रैप कर लेते हैं और एक और इसी को रिपीट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। ये हमारे पास डबल कार्ड आ चुके हैं। एक और रिपीट कर देते हैं, ये हमारे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे कार्ड को रिपीट कर दिया है और ये ऑन द स्क्रीन हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 कार्ड्स। अभी हमारे पास यहाँ पे तीनों में सेम कंटेंट आ रहा है। अभी इस कंटेंट को हमें करना है चेंज। उसे हम कैसे करेंगे? अभी हमने जो सीखा था उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे पास करेंगे प्रॉप्स का नेम देंगे। प्रॉप्स का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। जो हम नेम रखेंगे वही वहाँ पे यूज़ करना होगा। यहाँ पे हमने प्रॉप्स का नाम यूज़ किया है नेम।
और यहाँ पे हम पास करते हैं HTML। अब इस प्रॉप्स को हम अपने कंपोनेंट में यूज़ करते हैं, जैसा हमने अभी सीखा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे पास करेंगे प्रॉप्स नेम और यहाँ पे हम उसे यूज़ कर लेंगे। सेव कर दिया है, यहाँ पे आ गया HTML और यहाँ पे हो गया ब्लैंक। ब्लैंक इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारा कंपोनेंट एक ही है, तो यहाँ पे जो भी उसे प्रॉप्स में वैल्यू मिलेगा वो उसे यहाँ पे प्रिंट कराएगा। अभी यहाँ पे कुछ वैल्यू है नहीं, इसलिए यहाँ पे आ रहा है ब्लैंक। अब हम बाकी कार्ड्स में भी प्रॉप्स यूज़ करते हैं, नेम, CSS, यहाँ पे यूज़ करते हैं नेम, जावा। ठीक है, अब इसे करते हैं सेव। ग्रेट, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है HTML, CSS, जावा। कंपोनेंट एक है लेकिन उसके अंदर हम डिफरेंट टेक्स्ट देख सकते हैं और ये सब हुआ है प्रॉप्स की मदद से। तो ये प्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है रिएक्ट के अंदर और ये कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये रीयूजेबल होते हैं। इसे हम रीयूज़ कर सकते हैं और इसे हम अपने एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इन द इंटायर ऑफ एप्लीकेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने रिएक्ट के बेसिक्स को क्लियर कर लिया है। अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।